हाय एफएफ लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप में से किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए, यू आर नॉट मिस्ट्रेस के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि कांगसे सरन ने विंग और वहाँ पे बैठे सभी लोग यानी कि मैडम यू और वेसांग और वेन जूलियो, इन सभी को ही ये बता दिया था कि लैन चिरेन ने आज तक ये सच्चाई क्यों छुपाई हुई थी। तो देखते हैं कि आगे अब क्या होता है। लगभग आधा घंटा निकल चुका था और सभी लोग एक साथ वहाँ पे शांति से बैठ चुके थे। विंग जो कि अपने कमरे को बंद कर चुका था और फिर से वहाँ पे साइलेंसिंग जो स्पेल था ना उसको इस्तेमाल कर चुका था, क्योंकि वो अब आगे कुछ और भी ज़्यादा बात करना चाहता था और चाहता था कि ये बातें कभी किसी को पता ना चले। लगभग आधे घंटे तक उन लोगों ने थोड़ी बहुत बातें की थी, लेकिन एक इंसान था जो डीपली उस बारे में बस सोचे जा रहा था। और फाइनली आधे घंटे के बाद उसने अपने साइलेंस को ब्रेक करते हुए वहाँ पे अपनी बात रखी और वो था वेसांग। वेसांग बस ये सोचे जा रहा था कि अगर लैन चिरेन इतना ही इनोसेंट था, इतना ही मतलब बेगुनाह इंसान था, तो उसने आत्महत्या क्यों की। इस बात को उसने सबके सामने रखते हुए अपने आप का कंफ्यूजन थोड़ा सा दूर करने की कोशिश की। लेकिन सच में ये बात सोचने वाली थी कि अगर उसने गुनाह किया ही नहीं तो उसने अपने आत्महत्या क्यों की, और साथ ही साथ वो लेटर उन लोगों के लिए क्यों छोड़ा, और अगर छोड़ा भी तो भी मतलब उसमें उसने अपनी बेगुनाही की बात क्यों नहीं की। उसमें किया तो बस इतना कि मेरे परिवार को छोड़ देना, उनको सजा मत देना, पता नहीं और भी चीज़ें थी, लेकिन उसमें कहीं से भी कहीं तक ये नहीं था कि वो बेगुनाह है या फिर उसने ये सब कुछ इस वजह से किया या उस वजह से किया। उसने कुछ भी ऐसी चीज़ें उसने डिस्क्राइब ही नहीं की थी। उसने बस सिंपली वहाँ पे अपना सुसाइड नोट छोड़ा था। ये सारी चीज़ें सच में वहाँ पे बैठे सभी लोगों को कंफ्यूज कर गई। लेकिन सच्चाई यही थी कि लैन चिरेन पूरी तरीके से इनोसेंट था, पूरी तरीके से बेगुनाह था। लेकिन सवाल ये था कि उसने सुसाइड क्यों किया। धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ने लगी तो तभी हेसांग का दिमाग एक अलग डायरेक्शन में जा रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो सुसाइड नोट हमें मिला था वो असलियत में सुसाइड नोट हो ही ना, वो उस इंसान ने एक्चुअल में अपने मन से लिखा ही ना हो सकता है उसे मजबूर किया गया हो। क्योंकि सोचते सोचते अब चीज़ें बाहर आ ही रही थी। तो यहाँ पे एक और सवाल था कि जिस तहखाने में उसको रखा गया था, जिस तेल खाने में उसको रखा गया था, वहाँ पे कागज, पेन और शाही उसे कौन देगा, कौन देगा उसे ये सब कुछ। अब कौन सी बात है कि उसने आत्महत्या तो नहीं की थी, एक चीज़ तो यहाँ पे क्लियर हो चुकी थी। लेकिन आगे और एक चीज़ आ रही थी कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं ना कि वो लेटर भी उसके द्वारा ना रखा गया था, लिखा गया था। क्योंकि चीज़ें अब वेसांग कनेक्ट करने लगा था, वो चीज़ें जो कि पहले उसके सामने विंग ने रखी थी और जो अभी उसके सामने आई थी। और इन चीज़ों को सोचते हुए उसको ऐसा लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि लेटर लिखने वाला कोई एक अलग ही इंसान हो। क्योंकि एक इंसान को मजबूर करना, दो इंसान को मजबूर करना, तीन इंसान को मजबूर करना फिर भी जायज़ है, लेकिन हर किसी को मजबूर कर देना ये कैसे जायज़ है। कैसे उनके ही हाथों उनके ही मतलब मृत्यु की सूचना उसको दिलवा देना, ये कैसे हो सकता है। कोई इंसान अपने मरने की खबर लेटर में कैसे लिख सकता है जबकि वो जानता है कि इसके बाद उसे मरना है। तो वो तो सिर्फ बचने की कोशिश करेगा ना। कुछ इंसान होते होंगे जो कि कुछ लालच में आके ये सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन मजबूरी में वो तो ये बिल्कुल भी नहीं करेंगे। क्योंकि अगर बात मजबूरी की आ जाए जहाँ पे उसे पता है कि इस लेटर को लिखने के बाद उसे मरना ही है, तो किस बात की मजबूरी, कैसी मजबूरी। क्या उसके बाद वो अपनी फैमिली को देखेगा? क्या उसके बाद वो फैमिली के साथ रहेगा? नहीं। उसकी फैमिली किस हालत में रह रही है, किस हालत में नहीं रह रही है, वो नहीं देख सकता, तो वो किस चीज़ से मजबूर होगा। फाइनली वेसांग दो नतीजों पे निकला था। एक तो या फिर ये लेटर्स मजबूरी में उनसे लिखवाए गए थे, और इसके अलावा दूसरा जो पॉइंट था वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, यानी कि ये लेटर्स किसी एक ऐसे इंसान ने लिखे हैं जो कि किसी की भी हैंड राइटिंग के आसानी से नकल कर सकता है। अब उसका दिमाग सिर्फ दो चीज़ों पे ही आगे फोकस करना चाहता था कि वो दो ऐसी चीज़ों को ढूंढे। लेकिन अगर जिन इंसानों को लिखने के लिए बोला गया है, जो इंसान मर चुके हैं, उनके बारे में वो खोजबीन कैसे कर सकता है। अब वो उनके पीछे का राज नहीं जान सकता, इसलिए
उसने यहाँ पे दो ऐसे फैसले लिए जो कि उसने सभी को बता दिए। पहला, वो सभी ऐसे लोगों को ढूंढेगा जो कि किसी की भी राइटिंग की नकल कर सकते हैं, और दूसरा, उन सभी मरे हुए लोगों के घर वालों की तलाश करेगा, यानी कि वो उनसे पूछताछ करना शुरू करेगा। क्योंकि अल्टीमेटली अब यहाँ पे एक सवाल ये भी आ रहा था कि जब इंसान मर रहे थे, गायब हो रहे थे, तो वो उसके घर वाले वहाँ पे क्यों नहीं आए? राज दरबार में न्याय मांगने के लिए वो लोग क्यों नहीं आए? क्यों इस बात की खबर सनसनी सी जनता में नहीं फैली? और अगर जनता में फैली होती तो अब कौन सी बात है, बात कहीं ना कहीं से घूम फिर के राज दरबार में आती तो उस चीज की तहकीकात की जाती, और तहकीकात की जाती तो वो इंसान सामने आ ही जाता जो ये सब कुछ करवा रहा था। यानी कि हो सकता है कि उस इंसान के द्वारा पहले ही सारी की सारी चीजें बंदोबस्त करवा दी गई थी, या फिर उन मरे हुए लोगों के घर वालों को भी मरवा दिया गया होगा, या फिर उनको डरा धमका के या फिर कुछ पैसे देके मुंह बंद करवा दिया गया होगा। इसलिए अब जो विंग है उसने अपने कुछ चुनिंदा लोगों को, यानी कि सिर्फ जैन सेक्ट से, वैन सेक्ट से, जिन सेक्ट से और लान सेक्ट से, इन सेक्ट से ही कुछ लोगों को लेने की सोची। लेकिन लान सेक्ट जो कि पहले से ही उसका गुलाम है, इसमें उन्हें तो वो शामिल नहीं कर सकता, क्योंकि अगर उन्होंने शामिल किया तो उन्हें बताना होगा कि वो अचानक उस पर क्यों विश्वास कर रहे हैं। और लैन चिरेन की जो इनोसेंस है, जो कि बेगुनाही है, वो भी उनके सामने रखनी होगी। और अगर इस वक्त वो बाहर आ गई तो हो सकता है कि चीज़ें थोड़ी बहुत गड़बड़ हो जाएं, कहीं इस चीज़ को संभालने के चक्कर में वो उस चीज़ को ना भूल जाएं जिस पे अभी उनको स्पेशल फोकस देना है। इसलिए लैंस एक्ट को तो छोड़ दिया, बचा जिन सेक्ट से भी उन्हें कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं थी, इसलिए वहाँ पे उन्होंने ज़्यादा कोई फोकस नहीं किया। बचा सिर्फ जियांग सेक्ट और वैन सेक्ट। जियांग सेक्ट से वे सांग और मैडम यू पहले ही बात जानते थे, और रही अब जैन चेंग और जैन फेंगमियान की बात। जैन फेंगमियान को इसमें इन्वॉल्व करना उन्हें ज़्यादा सही नहीं लगा, इसलिए सिर्फ जैन चेंग को ही इस पर इन्वॉल्व करने की सोची थी। और बची वैन सेक्ट से, तो वैन सेक्ट से वैन निंग, वैन सू और वैन चाओ तीनों ही मतलब ट्रस्ट वर्दी पर्सन थे, इसलिए उन लोगों को चूज करने का ऑप्शन सही था। भले ही वैन सू और वैन चाओ जो हैं वो थोड़ा लस्टफुल पर्सन है, लेकिन हाँ, विश्वास के मामले में कोई काम उन्हें दे दिया जाए, उस मामले में उन पे भरोसा किया जा सकता है। और विंग के वो भी बहुत ज़्यादा भरोसेमंद पर्सन थे, इसलिए उनको भी इस सब में शामिल करने का उन्होंने सोच लिया था। लेकिन इससे आगे का काम उसने पूरी तरीके से वेसांग और वैन जूलियो के ऊपर छोड़ दिया था कि वही डिसाइड करेंगे कि कौन से दल को कौन सा काम देना है और कौन से दल को कौन सा काम देना है। अब कौन सी बात है, काम दो हैं तो कुछ भी उन्हें दो ही बनाने होंगे, उन्हें ग्रुप्स भी दो ही बनाने होंगे, और ये अब वही डिसाइड करेंगे कि आगे का काम उन्हें कैसे रखना है। क्योंकि यहाँ पे पल पल विंग के ऊपर नज़र रखी जा रही है, और अगर विंग बार बार इस सब की खबर लेने के लिए, या फिर क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, कैसा काम उन्हें किसको देना है, अगर इस सब के लिए वो ऐसे ही मीटिंग से बैठाते रहेगा तो ऑफ कोर्स सी बात है वो लोग सचेत हो जाएंगे। और साथ ही साथ कहीं ऐसा ना हो कि कुछ लोगों को बचाने के चक्कर में और वो और भी ज़्यादा जाने गंवा दें। इसलिए विंग ने इस सब से अपने आप को फिलहाल के लिए दूर रखने की सोची थी, एटलीस्ट दिखाने के लिए ही सही, लेकिन उसने पूरी तरीके से अपने आप को उस मामले से दूर कर दिया था। यानी कि अब वो खुद उसमें कुछ भी नहीं करेगा, उसने काम सौंप दिया है, अब वही लोग आगे उसको कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे ये मीटिंग कंप्लीट हो चुकी थी, और साथ ही साथ कांगसे सेरन जो थी वो मैडम यू के साथ दोबारा से अपने कमरे में जा चुकी थी। लेकिन यहाँ की मीटिंग तो ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन कहीं और की मीटिंग थी जो कि अब शुरू हो रही थी, और इस बार उसमें दो लोग और भी जुड़े हुए थे, यानी कि दो मर्द थे जो और भी जुड़े हुए थे, यानी कि टोटल अभी वहाँ पे 8 लोग थे। उन सभी की ही बातें चल रही थी, और उसमें से दो ऐसे लोग थे जो कि अभी अभी विंग के कमरे के आसपास से आए थे, यानी कि उन्होंने वो सारी बातें सुनी थी जो कि कांगसे सेरन ने विंग को बोली थी। इवन विंग को थप्पड़ पड़ते हुए भी उन्होंने देखा था, और वो कोई और नहीं, वही दासिया थी जो कि मैंग्याओ के आसपास रहती थी, और साथ ही साथ वो कभी कभार विंग के आसपास भी रह लिया करती थी, या ये कहो कि पूरे महल में ही घूमते फिरते रहती थी ताकि वो महल की जानकारियाँ निकाल सके। यहाँ पे आज उनके बीच में भी बहुत इम्पॉर्टेंट डिस्कशन होने वाला था, बहुत सीरियस मैटर यहाँ पे होने वाला था। वहाँ पे अब मीटिंग स्टार्ट हो चुकी थी। सबसे पहले वो औरत
अपने आप की बातें आगे रखते हुए बोलती है कि मुझे लगता है कि अब हमें चूहे बिल्लियों का खेल ख़त्म कर देना चाहिए और डायरेक्टली हमें अपना लास्ट दाव खेलना चाहिए। बहुत साल हो चुके हैं, हमने बहुत सारी कोशिशें कर ली हैं विंग और वांग जी को अलग रखने की, और वो कम्प्लीटली अलग हो भी चुके हैं। लेकिन अब फाइनल दाव खेलना है जहाँ पे वांग जी को इस राजमहल को छोड़ के जाना पड़ेगा। और एक बार अगर जनता को पता चला कि विंग ने अपना डिसीजन गलत लिया है तो कोई जनता वाला नहीं चाहेगा कि विंग यहाँ का राजा आगे भी बना रहे। इसलिए हमें अब लास्ट दाव खेल ही देना चाहिए। यानी कि वक्त आ चुका है कि लानवांग जी को पता चले कि उसके अंकल की मौत हो चुकी है, और साथ ही साथ उसे ये भी पता चले कि उसके अंकल पूरी तरीके से इनोसेंट थे। इस खेल को खेलते खेलते अब हम भी थक चुके हैं। लगभग 9 सालों से ये सब कुछ चल रहा है। अब फाइनल दाव खेल ही लेना चाहिए और सब कुछ खत्म कर देना चाहिए। अब हमारी बारी है वो सब कुछ वापस पाने का जो कि हमारा था। वो औरत एकदम एक साइड को एकटक देखते हुए सब कुछ बोल रही थी और वहाँ पे बैठे हुए लोगों को आदेश दे रही थी कि आगे क्या करना चाहिए। दो दासियां जो कि लानवांग जी की थी वो समझ चुकी थी कि उन्हें क्या करना है। यानी कि आज तक जिस तरीके से वो लानवांग जी के पास बातें पहुंचाते आई हैं, उन्हें आगे भी यही करना है। और आज फिर से उन्हें ये बताना है कि आखिरकार लानवांग जी के अंकल की डेथ हो चुकी है। और इसी के साथ उन्हें ये भी बताना है कि अभी अभी उन्होंने सुना है कि कांगसी सेरन ने खुद विंग को ये बताया है कि लैन चिरेन पूरी तरीके से इनोसेंट थे। इसके बाद वो दो दासियां बोलना स्टार्ट करती हैं जो कि महल में थी। वो उस औरत के साथ साथ उन आदमियों को भी बताती हैं कि आज विंग ने वेन सेक्ट के वेन जूलियो को और जंग सेक्ट के वेसांग को अपने कमरे में बुलाया था, लेकिन उनकी बातें क्या हुई ये हम में से कोई नहीं जानता, क्योंकि उनकी आवाज़ें बिल्कुल भी बाहर नहीं आ रही थी। ऐसा कैसे हुआ वो नहीं जानते, लेकिन हाँ उनकी आवाज़ें वो बिल्कुल भी नहीं सुन पाए। ये बात वहाँ पे एक खड़ा आदमी समझ चुका था और वो बोल चुका था कि शायद ये साइलेंसिंग स्पेल का यूज़ होगा या फिर साइलेंसिंग तालिस्मान का यूज़ होगा, क्योंकि विंग तालिस्मान से यूज़ करता है और लेंस एक्ट के लोग साइलेंसिंग स्पेल का यूज़ करते हैं। अब पता नहीं उस रूम में क्या इस्तेमाल किया गया था, लेकिन हाँ सोचने वाली बात यह है कि वैन सेक्ट और जंग सेक्ट इन दोनों के साथ ही विंग क्या कर रहा था। लेकिन उन लोगों को लगा कि शायद ये चीज़ इतनी भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होगी, क्योंकि विंग हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें विंग उन दोनों से अकेले में करना चाहता हो, कुछ बात जो कि वो चाहता हो कि कोई ना सुने, इसलिए शायद उसने साइलेंसिंग तालिस्मान का यूज़ किया हो सकता है कोई इम्पोर्टेंट बात ना हो। ऐसा कहते हुए उस आदमी ने वहाँ पे इस बात को स्किप करने के लिए बोल दिया था और अपने जो उन्होंने प्लान बनाया था उसको आगे कंटिन्यू करने के लिए बोल दिया था। और इसी के साथ ये मीटिंग यहाँ पे ख़त्म हो चुकी थी। दूसरी तरफ लान हाउस में सुजोय अब पूरी तरीके से ठीक था, लेकिन हाँ उसे उस दिन का कुछ भी याद नहीं था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जोर डाल रहा था अपने दिमाग पे कि वो याद करे कि आखिरकार के साथ ये सब कुछ कैसे हुआ, कैसे वो किसी शैतानी मंत्र की चपेट में आ गया। क्योंकि बिना किसी इंसान के, मतलब कोई ना कोई इंसान ही उसको किसी दूसरे इंसान पे डाल सकता है, और उसको याद ही नहीं आ रहा था कि वो इस दिन में किसके साथ ऐसे मिला था, या फिर कौन हो सकता है जो कि उसके साथ ऐसा कुछ कर सकता है। या फिर ये कहो कि कम्प्लीटली वो पूरा का पूरा एक दिन अपनी लाइफ से भूल चुका था। वो अपने दिमाग पे बहुत ज़्यादा जोर डालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जितना वो कोशिश करते जा रहा था उसका दिमाग उतना ही और भी ज़्यादा, मतलब सर दर्द होना, वीकनेस होना उसको और भी ज़्यादा हो रहा था, जिसके चलते लानवांग जी ने उसको इस बारे में सोचने से बिल्कुल मना कर दिया था। रात का समय खाना खा लेने के बाद वांग जी की हमेशा से ही आदत थी कि सोने से पहले वो कुछ टाइम बगीचे में जाता था, जहाँ पे बैठ के वो सिर्फ आसमान को देखता था, या फिर ये कहो कि अपने कुछ पुराने दिनों को याद किया करता था, जो कि उसके स्कूल टाइम के थे, उसके कल्टीवेशन जो चीज़ें नॉलेज हैं उसको सीखने के थे, या फिर ये कहो कि जो चीज़ें उसने विंग के साथ की थी, जो टाइम उसने विंग के साथ स्पेंड किया था, वो उसको याद किया करता था। हालांकि वो दुनिया से ये ज़रूर कह सकता है कि विंग को वो आज नफरत करना शुरू कर चुका है। वो विंग से बिल्कुल भी प्यार नहीं करता, इवन उसे देखना भी नहीं चाहता, लेकिन कहीं ना कहीं सच्चाई वो भी जानता था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो विंग को अपनी लाइफ में कभी इग्नोर नहीं कर सकता, और ना ही किसी और को वो जगह दे सकता है जो कि विंग को वो ऑलरेडी अपनी लाइफ में दे चुका है। या फिर सिंपल वर्ड्स में बोले तो शायद अगर कभी किसी दिन विंग उसके पास माफ़ी मांगते हुए आ गया तो शायद वो माफ़ भी कर देगा, ऐसा उसे अपने दिल में ही लग रहा था।
अपने इन सोच को त्यागते हुए अपने सारी मतलब नाइट में जितना टाइम वो वहाँ पे स्पेंड किया करता था, उस टाइम को स्पेंड कर लेने के बाद वो अपने रूम में वापस जा ही रहा था कि तभी फिर से उसे अपनी दासियों की बातें सुनाई देती हैं। वैसे तो वो चाहता था कि वो इन बातों को इग्नोर करे, क्योंकि उसकी दासियां बहुत ज़्यादा चुगलीखोर थी, वो समझ चुका था। वो इधर उधर की बातें करते रहती थी, स्पेशली राजमहल की तो वो कुछ ज़्यादा ही बातें करती थी। इसलिए वो चाहता तो था कि उसे इग्नोर करे, लेकिन जैसे ही वो अपने कमरे की तरफ बढ़ता है वो सुनता है कि उसमें से एक दासी बोल रही थी कि क्या तुम्हें पता है, आज राजमाता सेरन ने अपने बेटे यानी कि महाराज विभूषण पे हाथ उठाया है। तो तभी दूसरी लड़की यानी कि दूसरी दासी उसे काटते हुए बोलती है, मुझे तो लगता है उन्होंने बिल्कुल सही किया। क्या तुम्हें नहीं पता कि उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मुझे तो सुनने में आया है कि उन्होंने लैन चिरैन की वजह से ये सब कुछ किया था। और जहाँ तक मैंने सुना है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद उन्होंने ये बोला था कि लैन चिरैन पूरी तरीके से इनोसेंट थे और महाराज ने एक गलत फैसला लिया था उन्हें कारागार में डालने के लिए। और मुझे तो लगता है कि बिल्कुल सही किया। इवन उन्हें तो राज गद्दी से भी हटा देना चाहिए। उनका जो राजा वाला ओहदा है ना, वो भी उनसे छीन लेना चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से एक इनोसेंट पर्सन ने अपने आत्महत्या कर ली। लान वांग जी इन चीज़ों को स्किप करना चाहता था, वो यहाँ पर से जाना चाहता था, लेकिन ये शब्द उसको एकदम रोक चुका था। आत्महत्या, ये किसने किया? तो तभी दूसरी दासी उसको आगे कंटिन्यू करती हुए बोलती है, हाँ मैं भी इस बात के सपोर्ट में हूँ, क्योंकि एक ऐसा इंसान जो कि फुल्ली इनोसेंट हो, उसको पहले जेल में डाल देना और उसके बाद जब उसने आत्महत्या कर ली तो इस बात को भी इतनी इजीली छोड़ देना। इवन मुझे तो लगता है कि महाराज ने कभी भी उस बात के पीछे की सच्चाई जानने की कोशिश ही नहीं की। लैन चिरैन ये सब कुछ कर सकते हैं या नहीं, उन्होंने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की, कभी इस सच्चाई की तह तक जाने की कोशिश नहीं की। बस वीदाओं ने जो उन्हें बोल दिया उसको सच मानते हुए उन्होंने अपना फैसला सुना दिया। लैंस एक्ट को गुलाम बना के रख दिया, लैन चिरैन को कैदी बना दिया, और साथ ही साथ उसने अपने खुद के हस्बैंड को तक मिस्ट्रेस बना दिया। कैसे कर सकता है वो ये सब कुछ? यहाँ पे अब धीरे धीरे वो विंग की डिसरिस्पेक्ट करने लगे थे। इवन बोलने में भी वो विंग की डिसरिस्पेक्ट करने लगे थे। लेकिन वांग जी को ये सब कुछ नोटिस नहीं हुआ, क्योंकि उसने नोटिस किया तो बस ये कि उन्होंने सिर्फ ये बोला कि किसी ने आत्महत्या कर ली, और उसके दिमाग में चलने लगा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके अंकल ने आत्महत्या कर ली हो। लेकिन उसका ये कन्फ्यूजन भी फाइनली क्लियर हो गया जब पहली दासी ने ये फाइनली वहाँ पे बोल ही दिया कि हाँ, मुझे भी इस बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा आया जब उन्होंने लैन चिरैन की आत्महत्या कर लेने के बावजूद भी इस बात के बारे में सोचने के लिए एक पल नहीं लगाया, और उनके मृत शरीर को उन्होंने लैन सेक्ट में भेज दिया। इवन उन्होंने लान वांगजी को एक बार भी उनसे मिलने नहीं दिया। भले ही वो मिस्ट्रेस हैं, लेकिन फिर भी उनको इतना अधिकार तो है ना कि वो अपने पिता समान चाचा की अपने मृत शरीर को तक देख सके। लेकिन वो इतने क्रूअल हैं कि उन्होंने मिस्ट्रेस लान से इसका भी अधिकार छीन लिया कि वो अपने मरे हुए चाचा का एक बार भी मुंह देख सके। मुझे तो सच में कभी कभार ऐसा लगता है ना कि महाराज सच में बहुत ज़्यादा क्रूअल होते जा रहे हैं। इवन अब तो वो और भी ज़्यादा क्रूअल हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें आज सुबह ही सब कुछ पता चल चुका था कि लैन चिरैन इनोसेंट है, बेगुनाह है। तो क्या उन्होंने कुछ एक्शन नहीं लेना चाहिए था? उन्हें तो अभी तक एक राजसभा बैठा लेनी चाहिए थी, राज दरबार में लैंस एक्ट को फिर से उसी तरीके का ओहदा देना चाहिए था। इवन लान वांगजी को भी फिर से माफी मांग के राज परिवार में शामिल करना चाहिए था। लेकिन देखो ना, उन्होंने फिर से इस बात को यहीं पे छुपा लिया, क्योंकि वो अपनी गलती छुपाना चाहते हैं। अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं तो यही कहना चाहूंगी कि उन्हें राजा होने का कोई अधिकार ही नहीं है, क्योंकि उनकी जनता इस तरीके से तो सुरक्षित नहीं है। लगभग 9 सालों से न जाने कितने बेगुनाह जाने बस झेलते जा रही हैं, और उन्हें देखो आज भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कभी भी यहाँ पे मिस्टर लान से मिलने नहीं आते हैं। इवन उन्होंने तो उस टाइम पे भी उनसे मिलने की कोशिश नहीं की जिस टाइम पे मिस्टर लान को उनकी ज़रूरत थी। मुझे तो तरस आता है मिस्टर लान पे कि कैसे उन्होंने इस इंसान से प्यार कर लिया। क्या सच में विभूषण राजा बनने के बाद इतना बदल गया कि उससे कोई कुछ भी नजर ही नहीं आता, बस सत्ता ही नजर आती है। मानती हूँ वीदाओं ने बहुत सारे अत्याचार किए थे, इवन खुद के भाई को मार डाला था, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से वो ही अच्छा राजा था। और अगर उनके बेटे राजगद्दी में बैठते हैं ना, तो शायद फिर भी
कुछ अच्छी बात होगी, क्योंकि उन्होंने जब से राजगद्दी पे बैठे थे कभी भी किसी के साथ कोई अनजस्टिस नहीं किया। लेकिन इन्हें देखो, खुद के पति को ही इस तरीके से फेंक के रखा है, जैसे कि उनका पति कभी भी उनकी लाइफ में एग्जिस्ट करता ही नहीं था। वो दोनों ही दासियां जितना बोल सकती थी बोल चुकी थी, जितने भी शब्दों के बाण उन्होंने छोड़ने थे वो छोड़ चुके थे। लेकिन ताज्जुब की बात तो ये थी कि वो शब्दों के बाण एकदम एक्यूरेट जगह पे जाके लगे थे। यानी कि लान वांगजी ने सारी की सारी बातें सुन ली थी। भले ही उसे इस बात का कोई ज्यादा दुख नहीं हुआ कि विंग ने उसके अंकल बेकसूर थे, क्योंकि विंग भी वो नहीं जानता था कि उसके अंकल बेकसूर है या नहीं। लेकिन वो ऐसा कैसे कर सकता है कि उसके अंकल ने आत्महत्या कर ली और उसने उसे एक बार इन्फॉर्म करना तक सही नहीं समझा। वैसे तो लान वांगजी को अपने और विंग के रिश्ते पे कोई भी उम्मीद नहीं थी, और कोई भी ऐसी उम्मीद नहीं दिखाई दे रही थी कि विंग और वो कभी एक भी हो पाएंगे। लेकिन हाँ, उसने कभी भी इस बात को इस तरीके से नहीं लिया कि उसने अपने लिए हुए फैसलों पे रिग्रेट फील किया हो। लेकिन शायद आज पहली बार वो ये भी करना स्टार्ट कर चुका था। उसे आज रिग्रेट फील होने लगा था कि क्यों उसने विंग को अपनी लाइफ में आने दिया, क्यों उसने विंग को अपना दिल दिया, क्यों विंग से प्यार किया, और क्यों विंग से शादी करके उसको अपना सब कुछ सौंप दिया। अपना तन, अपना शरीर, अपना मन, इवन अपना पूरा जीवन सौंप दिया। लेकिन विंग ने क्या किया? इतना बड़ा धोखा कि उसके अंकल के मर जाने के बावजूद तक उसे कुछ भी नहीं बताया गया। क्या सच में विंग के लिए वो अब कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखता? लेकिन लान वांगजी के सहन करने की भी हद हो चुकी है, और अब वो कुछ और सहन नहीं करेगा, और अब वो चुप भी नहीं रहेगा। उसको अपने सारे के सारे सवालों के जवाब चाहिए, जो कि सिर्फ और सिर्फ विंग देगा। लान वांगजी के सवाल, हाँ, बहुत सारे सवाल तो उठेंगे अब उसके मन में, क्योंकि आखिरकार जो चीज़ लगभग 8 साल पहले हो चुकी थी वो चीज़ आज तक उसे पता नहीं है। तो ऑफकोर्स सी बात है, हजारों सवाल भी होंगे और कहीं ना कहीं नफरत भी होगी, जो कि विंग के लिए होगी। लेकिन वो कभी ठीक होगी या नहीं, ये तो हम देखेंगे आने वाले एपिसोड्स में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस पार्ट को हम यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करते हुए जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।